स्टूडेंट्स, आपने प्रीवियस क्लासेस में बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट को बनाना सीख चुके हैं। आपने कैश बुक के बारे में सबसे पहले आपने कैश बुक के टॉपिक को समझा है और आपने कैश बुक के हिसाब से बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट को बनाया, जहां पे आपको कैश बुक का डेबिट बैलेंस या क्रेडिट बैलेंस गिवन था और आपने पासबुक का ओवरड्राफ्ट बैलेंस या डेबिट बैलेंस या अनफेवरेबल बैलेंस या फेवरेबल बैलेंस, जो भी आप उसको नाम दे सकते हैं, उसको आपने निकालना सीखा है। ठीक है, ये सब कुछ आप सीख चुके हैं। आपने वो सब कुछ बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाई। एग्जामिनर ने कहा कि बताइए वो कौन से रीजन हैं जिसकी वजह से आपकी कैश बुक और पासबुक में डिफरेंस आया है। कैश बुक का आपको डेबिट बैलेंस दिया है और आपको एग्जामिनर कहता है कि देखो कैश बुक का मैंने आपको बता दिया, पासबुक का आप निकालो। आपने बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाई और एट द एंड आपने पासबुक का वो बैलेंस आपने फाइंड कर लिया। आपको पता चल गया ये हमारा कैश बुक का बैलेंस था, ये हमारा पासबुक का बैलेंस था और इनमें जो जो कारण थे वो ये सब वो रीजंस थे। यहाँ आपका काम अब तक खत्म हो चुका। प्रीवियस क्लास में आपने ये सब कुछ सीख चुका है। देखिए, ये काम तो सिर्फ क्लास 11 के स्टूडेंट के लिए था, लेकिन स्टूडेंट्स आप सिर्फ 11वीं क्लास में बस पढ़ के तो सब कुछ खत्म नहीं कर दोगे, है ना। यहाँ इसको भूल नहीं जाओगे। आपको क्या करना है, बड़ा बनना है, बड़ा बिजनेस करना है। उसके बाद बड़ी बड़ी कंपनीज में आप में से कुछ स्टूडेंट्स जॉब करेंगे, तो वहां पे आपको कैश बुक के अंदर कुछ ना कुछ बदलाव करने होंगे, कुछ ना कुछ चेंजमेंट करनी होगी। मान लीजिए कि कैश बुक के अंदर आपने किसी ट्रांजैक्शन को तो रिकॉर्ड कर दिया, लेकिन बैंक के पासबुक के अंदर उसको रिकॉर्ड नहीं किया बैंक वाले ने, तो आपको क्या ट्रीटमेंट करना है। या फिर आपके बैंक ने कुछ ट्रांजैक्शन कर दी जिसका आपको नहीं पता, तो आप अपनी कैश बुक के अंदर उसको रिकॉर्ड नहीं कर पाए, तो स्टूडेंट्स आप क्या करेंगे। अब आपको वो गलतियां सुधारनी है, यानी किसी कारणवश आप अपनी कैश बुक के अंदर उन ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड नहीं कर पाए, या फिर आप रिकॉर्ड करना भूल गए, आपसे एरर हो गया या कुछ ओमिशन गलतियां होगी आपसे, तो आज वो टाइम है स्टूडेंट्स, आपको ये करना होगा। क्योंकि आपका जो सुपीरियर, आपका जो बॉस है, आपका जो ओनर है, वो आपसे ये कहेगा कि देखिए स्टूडेंट साहब, आप ये बताइए कि ठीक है कैश बुक और पासबुक में ये डिफरेंस आया, लेकिन अभी भी ये डिफरेंस क्यों है। अभी कम से कम आज तो अपनी कैश बुक को सुधार लो, आज तो रिकॉर्ड कर लो उनको। तो आपको वो रिकॉर्ड करके उसको करेक्ट करके लेके जाना है। तो स्टूडेंट्स आपको क्या करनी होगी, अपनी कैश बुक के अंदर कुछ एडजस्टमेंट करनी होगी। तो आज हम वो नया टॉपिक सीखने जा रहे हैं, जहां पे आप क्या बनाएंगे, एडजस्टेड कैश बुक बनाएंगे। देखिए मैं क्या कहना चाहता हूँ, इसको एग्जांपल से समझिए। देखिए स्टूडेंट्स, मान लीजिए ये आपकी फर्म है, ठीक है, और ये है जी आपका बैंक, राइट। कुछ ऐसी ट्रांजैक्शंस होंगी, कुछ ऐसी ट्रांजैक्शंस होंगी स्टूडेंट्स, जो आपका बैंक है, बैंक की जो पासबुक, बैंक क्या बनाता है, पासबुक। आप क्या बनाते हैं, आप बनाते हैं जी अपनी कैश बुक। बैंक की पासबुक के अंदर तो क्या हुआ, रिकॉर्ड हो गई है, बैंक ने तो कर चुकी है वो ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड, लेकिन आपकी जो कैश बुक है फर्म की, क्या है, कैश बुक, उसके अंदर वो क्या नहीं हुई है, अभी तक रिकॉर्ड नहीं हुई है। अभी तक आपने उन ट्रांजैक्शंस को अपनी कैश बुक के अंदर रिकॉर्ड नहीं किया, पासबुक में हो चुकी। तो आज आप क्या करेंगे, आपको बनानी होगी एक एडजस्टेड कैश बुक। तो आज का टॉपिक है जी, आप कैश बुक जो बना, आपकी जो कैश बुक है ना पहले से जो बनी हुई, उसमें कुछ एडजस्टमेंट करेंगे। तो आप बनाएंगे एडजस्टेड कैश बुक। और वो ट्रांजैक्शंस स्टूडेंट्स, वो ट्रांजैक्शन जो कि बैंक की पासबुक में तो हो चुकी है, आपकी कैश बुक में नहीं हुई, आज आपको क्या करना है, अपनी इस एडजस्टेड कैश बुक के अंदर उसको रिकॉर्ड करना है। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 समझिए। ठीक वैसे ही जब आप बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाएंगे, तो स्टूडेंट्स कुछ ऐसी ट्रांजैक्शंस होंगी जो कि फर्म की, यानी जो आपकी जो फर्म है उसकी कैश बुक के अंदर तो क्या हो चुकी होंगी, रिकॉर्ड हो चुकी होंगी। आपने तो वो ट्रांजैक्शंस को क्या कर दिया है, रिकॉर्ड कर दिया है, लेकिन बैंक ने अभी तक, जो बैंक क्या बनाता है, पासबुक, बैंक ने अपनी पासबुक के अंदर उसको रिकॉर्ड नहीं किया, उन ट्रांजैक्शंस को अभी भी रिकॉर्ड नहीं किया। आपकी फर्म की कैश बुक में तो हो चुकी है वो रिकॉर्ड, बैंक की पासबुक में रिकॉर्ड नहीं हुई। तो स्टूडेंट्स, जो आपकी कैश बुक में रिकॉर्ड हो चुकी है और जो फर्म की पासबुक में रिकॉर्ड नहीं हुई, तो जो फर्म की पासबुक में रिकॉर्ड नहीं हुई उनको आप रिकॉर्ड करेंगे बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट में। उन ट्रांजैक्शंस को आप रिकॉर्ड करेंगे बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट में जो फर्म की पासबुक में रिकॉर्ड नहीं हुई। और जो स्टूडेंट्स फर्म की, जो आपकी कैश बुक के अंदर जो ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड नहीं हुई, उनको आप रिकॉर्ड करेंगे जी कहां, आप करेंगे एडजस्टेड कैश बुक के अंदर रिकॉर्ड। बस ये हमारा आज का टॉपिक है। चलिए समझते हैं कैसे करना है। पहले देखो, आप करेंगे ना, अभी मेरे साथ बने रहिए, जैसे जैसे मैं सोल्व करूंगा आपको समझ में आता जाएगा जो मैं कहना चाह रहा हूं।
देखिए स्टूडेंट्स, एग्जामिनर कहता है हमसे कि आपका डेबिट बैलेंस जो आपके बैंक कॉलम कैश बुक का जो गिवन है वो है जी आपका 1,00,000 रुपीज। देखिए अगर आपका डेबिट बैलेंस 1,00,000 रुपीज है तो मान लीजिए ये आपकी कैश बुक है, तो कैश बुक के अंदर आपका डेबिट बैलेंस कहाँ आएगा? डेबिट बैलेंस, डेबिट साइड कौन सी है? ये साइड। तो इस साइड आप लिख देंगे टू बैलेंस बीडी, कितने रुपए? 1,00,000 रुपीज, 1,00,000 रुपए। लीजिए जी, आज के दिन आपकी कैश बुक कहती है कि आपका जो बैंक कॉलम है, बैंक बैलेंस है, वो है जी कितना? 1,00,000 रुपए। आपके बैंक में 1,00,000 रुपए। उसके बाद स्टूडेंट्स देखिए सेकंड, इसमें कहता है कि आपने चेक डिपॉजिट किया है बैंक के अंदर, लेकिन अभी तक वो क्लियर नहीं किया। मतलब स्टूडेंट्स, आपने अपनी कैश बुक के अंदर तो ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड कर दिया, जैसे ही आप बैंक में गए आपने चेक को डिपॉजिट किया, आपने अपनी कैश बुक में रिकॉर्ड कर दिया, लेकिन बैंक ने अभी तक उसको रिकॉर्ड नहीं किया। बैंक ने अभी तक इसको रिकॉर्ड नहीं किया, तो इसको आप कहाँ पे रिकॉर्ड करेंगे? ये वाली जो सिचुएशन, ट्रांजेक्शन को आप करेंगे जी बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट में। क्यों? क्योंकि बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट मैंने आपको बताया है कि कैश बुक में तो ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड हो चुकी है, पासबुक में नहीं हुई। तो क्या है, सबसे पहले आप इस तरीके से लिखेंगे। अभी तक स्टूडेंट्स यहाँ बैलेंस आप लिखते थे ना, डेबिट बैलेंस क्रेडिट बैलेंस, अभी आप उसको खाली छोड़ेंगे। चलिए इसको रिकॉर्ड कीजिए, क्या कहना चाहता है? चेक डिपॉजिटेड, चेक डिपॉजिटेड इनटू बैंक, लेकिन अभी तक उसको क्लियर नहीं किया, नोट क्लियर। कितने रुपए स्टूडेंट्स? 70,000 रुपए। देखिए ये आपकी कैश बुक थी, आपने चेक डिपॉजिट करवाया, उसी तरीके से आपकी कैश बुक के अंदर बैंक बैलेंस आपका बढ़ गया कितने रुपए से? 70,000 रुपए से। लेकिन आपकी पासबुक के अंदर तो अभी तक उसको रिकॉर्ड नहीं किया, पासबुक में आपका बैलेंस अभी भी इतना ही है। तो आपको क्या करना पड़ेगा? अपनी कैश बुक को अपने पासबुक के इक्वल लाना है, तो आपको अपना बैलेंस क्या करना पड़ेगा? डाउन करना पड़ेगा, उसको डिक्रीज करना पड़ेगा। डिक्रीज करेंगे, डाउन करेंगे, तो इसको आपको किस साइड रिकॉर्ड करेंगे? नेगेटिव साइड। कितने रुपए? 70,000 रुपए। ये लीजिए स्टूडेंट्स, ये हुई आपकी पहली ट्रांजेक्शन। सेकंड देखिए, चेक इशूड टू द क्रेडिटर बट नॉट प्रेजेंटेड इन द बैंक, यानी आपने कोई क्रेडिटर था उसको चेक दे दिया, लेकिन वो अभी तक बैंक में नहीं लेके गया। देखिए कितने रुपए का चेक था? ये था जी आपका 40,000 रुपीज का। चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड, बस मैं इतना ही लिख देता हूं, आप समझ जाना, बट नॉट प्रेजेंटेड। देखिए ये क्या कहना चाहता है स्टूडेंट? जैसे ही आपने 40,000 का चेक क्या किया है? इशू किया है। तो आपने क्या किया? चेक इशू करेंगे तो आप किसी क्रेडिटर को चेक देंगे तो आपकी कैश बुक तो क्या हो जाएगी? आप तो उसमें अपने बैंक बैलेंस को घटा दोगे। आपने किसी को चेक दिया, उसकी पेमेंट करी है, तो बैंक बैलेंस आपका घट जाएगा। तो आपने अपनी कैश बुक के अंदर 40,000 रुपए से आपका बैंक बैलेंस घटा दिया, लेकिन वो व्यक्ति, वो क्रेडिटर अभी तक बैंक में गया ही नहीं। बैंक में गया नहीं तो बैंक की पासबुक में तो अभी भी आपका बैलेंस इतना ही शो हो रहा है। यानी अब आपको क्या करना है? अपनी कैश बुक को अपने पासबुक के अगर इक्वल लेके जाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? इसको बढ़ाना पड़ेगा, इसको क्या करना पड़ेगा? इंक्रीज करना पड़ेगा। तो आप 40,000 को किस साइड रिकॉर्ड करेंगे? पॉजिटिव वाली साइड, प्लस वाले आइटम में आप इसको रिकॉर्ड कर देंगे। लीजिए दो चीजें हुई। थर्ड ट्रांजेक्शन देखिए क्या कहता है इस बार। डिविडेंड रिसीव्ड बाय द बैंक बट नॉट रिकॉर्डेड इन द कैश बुक। देखो आगे ना, कैश बुक के अंदर रिकॉर्ड नहीं हुआ। जो चीज कैश बुक के अंदर रिकॉर्ड नहीं होगी उसको आप एडजस्टेड कैश बुक में रिकॉर्ड कर देंगे। देखिए क्या कहना चाहता है। डिविडेंड रिसीव्ड बाय द बैंक, बैंक ने कहीं से आपको, आपने शेयर में इन्वेस्ट किया था और उस कंपनी ने आपको डिविडेंड मिला, ठीक है, बैंक ने क्या कर दिया? आपके अकाउंट में उसको डिपॉजिट कर दिया। तो अब आपके पास क्या है? रिसिप्ट साइड में आप इसको रिकॉर्ड करेंगे। आपके पास पेमेंट आई है ना, डिविडेंड आया है, इनकम हुई है, तो जो भी पैसा आएगा तो डेबिट साइड रिकॉर्ड होता है, रिसिप्ट। तो आप रिकॉर्ड करेंगे टू डिविडेंड। कितने रुपए स्टूडेंट्स? ये है जी आपका 5,000 रुपए। आपको डिविडेंड मिला है 5,000 रुपए का। लीजिए स्टूडेंट्स, ये आपने किस कहाँ रिकॉर्ड नहीं किया था? कैश बुक के अंदर अभी तक आपने इसको रिकॉर्ड नहीं किया था। तो अब देखिए आपने इसको रिकॉर्ड कर दिया, आप अपनी गलती को सुधार रहे हैं। चलिए जी नेक्स्ट, इंटरेस्ट क्रेडिटेड बाय द बैंक बट नॉट रिकॉर्डेड इन द कैश बुक। देखिए कई बार स्टूडेंट, जब आप बैंक में अपना अकाउंट ओपन करवाते हैं तो आप मिनिमम बैलेंस मेंटेन करके रखते हैं, खासतौर पे सेविंग अकाउंट में। तो वहां पे बैंक क्या करता है? उसके बदले आपको कुछ ब्याज देता है। आपको नहीं पता ब्याज मिला या नहीं मिला, ठीक है, तो आपने अभी तक उसको क्या किया? अपनी कैश बुक के अंदर उसको रिकॉर्ड नहीं किया, अब तक उसको रिकॉर्ड नहीं किया, लेकिन बैंक ने आपके अकाउंट में क्या कर दिया? उसको क्रेडिट कर दिया, बैंक ने अपनी तरफ से पेमेंट कर दी। तो आपके पास तो पैसा आया ना, किस फॉर्म में आया? इंटरेस्ट फॉर्म में। तो आप लिखेंगे टू इंटरेस्ट रिसीव्ड
कितने रुपए का स्टूडेंट्स आपको यहाँ पे ब्याज मिला है? आपको मिला है 10,000 रुपए, 10,000 रुपीज। ये लीजिए। अब स्टूडेंट्स देखिए, नेक्स्ट है जी डायरेक्ट डिपॉजिटेड बाय ए डेटर इन दी बैंक। आपका कोई डेटर, डेटर का मतलब जिन व्यक्ति को स्टूडेंट्स आपने उधार पे अपने गुड्स को बेचा है, यानी आपने उनसे पैसे लेने हैं कभी ना कभी, तो वो डेटर ने क्या किया, आपको बिना बताए आपके बैंक अकाउंट में पेमेंट कर दी। आपको नहीं पता, यानी आपने अभी तक अपनी कैश बुक में तो उसको रिकॉर्ड किया ही नहीं, बैंक ने ट्रीटमेंट कर दिया, बैंक ने तो जमा कर लिए, लेकिन आपको नहीं पता। तो अब आपको पता चल गया, पता चल गया तो अब आप अपनी कैश बुक के अंदर क्या कर देंगे, उसको रिकॉर्ड कर देंगे। अब देखिए डेटर ने पैसे जमा करवाए हैं, डेटर ने क्या किया, अमाउंट डिपॉजिट किया है, तो मतलब आपके पास पैसा आया है। कितने रुपए आए हैं जी? 50,000 रुपए। तो आप लिखेंगे इस तरीके से, टू डेटर कितने रुपए स्टूडेंट्स? 50,000 रुपीज, 50,000 रुपए। ये लीजिए। अब देखिए नेक्स्ट, बैंक पेड इंश्योरेंस प्रीमियम ऑन द बिहाफ ऑफ द कस्टमर बट नो इंफॉर्मेशन रिसीव्ड फ्रॉम द बैंक। देखिए स्टूडेंट्स, आपने कोई बीमा ले रखा था, ठीक है, उस बीमे का आपको किस्त या प्रीमियम तो देना पड़ेगा। तो बैंक ने क्या किया, आपने कह रखा था बैंक को कि देख यार, जब भी मेरी प्रीमियम की यहाँ पे ऐसे आए, तेरे पास इन्फॉर्मेशन तो पे कर दियो, मेरे अकाउंट में से काट लियो पैसे। तो बैंक ने ऐसा ही किया, बैंक ने प्रीमियम के कोई इन्फॉर्मेशन आई कंपनी की तरफ से, इंश्योरेंस कंपनी से, बैंक ने उनको पेमेंट कर दी। आपको अभी तक पता नहीं है कि मेरी पेमेंट हो चुकी है। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स आपको तो नहीं पता, आपकी कैश बुक में तो अभी तक क्या हुआ, ये रिकॉर्ड हुआ ही नहीं, आपको तो कोई इन्फॉर्मेशन थी ही नहीं, और आपने इस वजह से आपकी कैश बुक में ये ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड नहीं हुई। अब आप रिकॉर्ड करेंगे। बैंक ने 15,000 की पेमेंट कर दी। बैंक ने स्टूडेंट्स अगर पेमेंट की है तो यहाँ पे आपका बैंक बैलेंस कम हो जाएगा, तो पेमेंट्स इस तरफ आएगी, आप लिखेंगे इंश्योरेंस प्रीमियम, इंश्योरेंस प्रीमियम। हालांकि स्टूडेंट्स मेरी बात याद रखना, मैं इंश्योरेंस प्रीमियम लिख रहा हूं, लेकिन आपको बाय ड्रॉइंग्स लिखना है। यहाँ पे एक तरह से आपने ड्रॉइंग ही की है ना, बैंक आपकी पेमेंट क्यों करे भाई, आपका पर्सनल खर्चा ये है ना, बस ये मैं आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ। कितने रुपए? ये है जी आपके 50,000, ये है जी आपके 15,000 रुपए। लीजिए स्टूडेंट। अब लास्ट, बैंक चार्जेस नॉट एंटर्ड इनटू कैश बुक। देखिए बैंक बहुत सारी फैसिलिटीज आपको प्रोवाइड करता है, ऑनलाइन बैंकिंग की, उसके बाद स्टूडेंट्स आपको मोबाइल बैंकिंग की फैसिलिटीज प्रोवाइड करता है, आपके फोन पे एसएमएस आते हैं, आपको चेक बुक मिलती है। तो बैंक क्या करता है, इन फैसिलिटीज के बदले कुछ ना कुछ आपसे चार्जेस, कुछ ना कुछ पैसे तो आपसे लेगा ही लेगा। तो उन चार्जेस के स्टूडेंट्स कितने रुपए थे? 2,000। बैंक ने वो काट लिए, आपको पता नहीं है, बैंक ने वो पैसे आपके अकाउंट से डिडक्ट कर लिए, तो आपसे पैसे चले गए अकाउंट से। तो आप जब भी पेमेंट होगी तो आप उसको रिकॉर्ड करेंगे क्रेडिट साइड। कितने रुपए? 2,000 रुपए। ये लीजिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे देखिए 7 के 7 ट्रीटमेंट हमने किए, जिसमें से ये 2 सिचुएशन ऐसी थी जिसमें आपने अपनी कैश बुक के अंदर तो रिकॉर्ड कर रखा था, लेकिन बैंक की पासबुक के अंदर रिकॉर्ड नहीं हुई थी। तो हमने क्या किया, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट में जो बैंक की पासबुक के अंदर रिकॉर्ड नहीं होंगी उनको तो यहाँ रिकॉर्ड कर दिया, ठीक है। और वो सिचुएशन स्टूडेंट्स, रिमेनिंग सिचुएशंस कौन सी? ये वाली। इसके अंदर ये जो सिचुएशंस है, इनमें क्या था, आने वाली ये जो आपकी 5 सिचुएशंस है, इसमें बैंक की पासबुक में तो रिकॉर्ड हो चुकी थी, लेकिन आपकी कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं हुई थी, पासबुक में थी। तो आपने क्या किया, एडजस्टेड कैश बुक बनाई और उसके अंदर एडजस्टमेंट की, कुछ अमेंडमेंट्स की, और वहां पे आप इनको रिकॉर्ड कर दिए। चलिए अब इसको टोटल कीजिए, देखिए कौन सी साइड बड़ी है, देखने में पता चल रहा है ये साइड बड़ी है। कितना टोटल स्टूडेंट्स इसका टोटल हुआ जी आपका 1,65,000। तो आप ऐसे टोटल करेंगे, यहाँ लिखेंगे 1,65,000, यहाँ भी सेम आएगा 1,65,000, और इसमें से आपको ये दो जो आपके ट्रांजेक्शन इनको लेस करना है। तो 1,65,000 में स्टूडेंट जब आप 17,000 को घटाएंगे तो ये हुआ जी आपका 1,48,000। तो ये आया स्टूडेंट्स आपका बाई बैलेंस, इसको आप क्या कहेंगे, ये हुआ आपका बाई बैलेंस सीडी। कितना? 1,48,000। अब देखो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान से समझना। ये है आपका बाई बैलेंस सीडी, ये है आपका क्लोजिंग बैलेंस। लेकिन जब भी आप बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाते हैं तो आप कौन सा बैलेंस लेते हैं? आपको तो ओपनिंग बैलेंस लेना है, आपको हमेशा ओपनिंग बैलेंस लेना है। तो ये जो यहाँ क्लोजिंग बैलेंस है, ये यहाँ क्या जाके बन जाएगा, ओपनिंग बैलेंस। तो ये बन जाएगा जी आपका टू बैलेंस बीडी, टू बैलेंस बीडी। कितना? 1,48,000 रुपए, 1,48,000। अब देखो क्या फर्क था स्टूडेंट्स,
इससे पहले जब भी आपको इस तरह का क्वेश्चन मिलता था, राइट, तो आपको दिया मिलता था डेबिट बैलेंस एज पर बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक है 1 लाख रुपए, तो आप डायरेक्ट यहां लिखते थे बैलेंस, डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक कितना, 1 लाख रुपए, ठीक है, उसको प्लस वाले आइटम में रिकॉर्ड कर देते हैं। लेकिन अब जो एडजस्टमेंट करने के बाद, ये जो सारे बदलाव करने के बाद आपको पता चलता है, अरे मेरा जो इस बार कैश बुक का जो डेबिट बैलेंस है, देखिए डेबिट साइड है ना, ये तो 1,48,000 है, कितना, 1,48,000 रुपए। तो आप लिखेंगे स्टूडेंट्स इस बार यहां पे इस तरीके से, डेबिट बैलेंस आपको यूं लिखना है, डेबिट बैलेंस, देखिए डेबिट साइड आया ना ये बैलेंस आपका, एज पर कैश बुक, एज पर कैश बुक कितना आया स्टूडेंट्स, ये आया जी आपका 1,48,000 रुपए, क्योंकि ये डेबिट बैलेंस है, डेबिट बैलेंस हमारा फेवरेबल बैलेंस होता है, तो ये आता है जी आपका पॉजिटिव साइड, तो यहाँ पे आप लिखेंगे 1,48,000। बस यहां स्टूडेंट्स आपका ये सम फिनिश हो गया। बस इसके बाद अब आप क्या कर दीजिए, जैसे आप पहले टोटल करते थे ठीक उसी प्रकार से इस बार भी आप टोटल करेंगे। चलिए इनका टोटल कितना हुआ, इस साइड का टोटल हुआ स्टूडेंट्स आपका 1,48,000 प्लस 40,000, ये हुआ जी आपका 1,88,000। तो चलिए दोनों साइड आएगा 1,88,000, ये साइड भी आएगा आपका 1,88,000। अब देखिए कौन सी साइड बड़ी है, ये साइड बड़ी है, तो इसमें से आपको ये अमाउंट को लेस करना है, कितनी अमाउंट है, 70,000। तो बैलेंस कितना बचा स्टूडेंट्स आपका, ये बचा जी आपका 1,18,000, 1,18,000। ये लीजिए स्टूडेंट्स, ये जो बैलेंस है, ये देखिए यहाँ पे क्या था आपका डेबिट बैलेंस, यहाँ पे फेवरेबल बैलेंस आया था, तो यहाँ जो बैलेंस जो अपोजिट में आएगा ये भी क्या है आपका फेवरेबल बैलेंस, ये था बैलेंस एज पर कैश बुक। तो यहाँ आप लिखेंगे, अगर ये डेबिट बैलेंस आपका एज पर कैश बुक आया है, तो यहाँ पे ये आया है जी आपका क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक, क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक। बस इस तरीके से स्टूडेंट्स आपको क्या करने हैं, आपने एडजस्टेड क्वेश्चंस को क्या करना है, कैश बुक वाले जब भी आपको एडजस्टमेंट के बारे में एग्जामिनर कहे कि रियल लाइफ के अंदर बताइए कैसे होता है, ये तो आपने क्लासरूम वाली जो लाइफ आप जी रहे हैं अभी तक, पढ़ाई वाली, अभी आप पढ़ते हुए जो जो आपने क्वेश्चंस किए वो प्रीवियस क्लासेस में आप कर चुके हैं, लेकिन प्रैक्टिकल में रियल लाइफ में अब आपको क्या करना है, सिर्फ वो क्वेश्चन सोल्व करके नहीं रख देना है, आप तो काम कर रहे हो ना उस फर्म के अंदर, आप तो एक तरीके से आप उसके एम्प्लॉय हो या फिर आप उसके ओनर हो, तो आप काम को अधूरा नहीं छोड़ सकते। ठीक है, आपसे गलतियां होगी, अब आपको सुधारना भी है, तो आपने क्या किया, यहाँ पे एडजस्टमेंट्स की, एडजस्टेड कैश बुक बनाई, उस कैश बुक के हिसाब से आपका जो बैलेंस आया वो आया जी 1,48,000 रुपए, 1,48,000 डेबिट बैलेंस। लेकिन जो आपकी पासबुक है उसके अंदर जो आपके बैंक में जितना पैसा जमा है वो है जी आपका 1,18,000 रुपए। आप तो कहते हैं मेरे अकाउंट में आज भी 1,48,000 रुपए है बैंक अकाउंट में, लेकिन बैंक कहता है नहीं, आपके पास 1,18,000 रुपए है। तो ये डिफरेंस क्यों आया, क्या कारण थे, तो स्टूडेंट्स इनके ये दो कारण थे, ये वो दो रीजन थे जिसकी वजह से ये डिफरेंस आया, क्योंकि आपने तो क्या किया, कैश बुक के अंदर रिकॉर्ड कर लिया, लेकिन अभी तक बैंक ने तो रिकॉर्ड नहीं किया ना, तो बैंक ने जो रिकॉर्डिंग नहीं की वो ये दो रीजन थे, जो आपने कर चुके कैश बुक के अंदर बैंक ने नहीं की, तो बैंक की गलती की वजह से या बैंक को इस ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड ना करने की वजह से आपके क्या आया है, बैलेंस के अंदर डेबिट और क्रेडिट बैलेंस जो आपकी कैश बुक और पासबुक के अंदर फर्क आया है, तो वो है जी ये अमाउंट, यहाँ 1,48,000 है, यहाँ आपकी 1,18,000 है। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स आपको अपने सम्स को या अपने जितने भी क्वेश्चन हैं उनको सोल्व करेंगे जब आपको एडजस्टेड कैश बुक के बारे में या फिर क्वेश्चन में आपको दिया मिल सकता है कि आप एक अमेंडेड कैश बुक बनाइए। ये सारी सिचुएशंस है, ये हम पढ़ते आए हैं, बस इसमें कुछ भी बदलाव नहीं है, कुछ भी बहुत आसान है। देखो बिल्कुल इजी हुआ ना, स्टार्टिंग में जब मैंने आपको बताया था कि जैसे जैसे मैं सम को सोल्व करूंगा वैसे वैसे इजी बनता जाएगा। तो चलिए मैं आपको एक और एग्जांपल से समझाऊंगा इसको कैसे बनाना है, तब तक आप इसको नोट डाउन कीजिए। स्टूडेंट्स चलिए अब समझते हैं हम सेकंड क्वेश्चन को, जिसमें एग्जामिनर हमसे कहता है कि देखिए ये सारी सिचुएशंस हैं, आपको क्या करना है, साथ में इन सिचुएशंस को आपको एडजस्ट तो करना ही है अपनी कैश बुक में, फिर आपको बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट में आपको डिफरेंस भी बताइए कि कैश बुक और पासबुक में क्या आप भी डिफरेंस आ रहा है।
तो चलिए चेक करते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, एग्जामिनर ने इस बार हमें कहा है, ओहो इस बार तो जी हमारा ओवरड्राफ्ट बताया गया है कैश बुक के अंदर। ओवरड्राफ्ट का मतलब क्या है स्टूडेंट्स, जितने पैसे आपके बैंक में जमा है उससे ज़्यादा जब आप विड्रॉ कर ले अपनी लिमिट से ज़्यादा या अपने डिपॉजिट अमाउंट से ज़्यादा, तो वो क्या बन जाता है आपका ओवरड्राफ्ट। देखिए तो ओवरड्राफ्ट को स्टूडेंट्स आप कहाँ रिकॉर्ड करेंगे, इसको रिकॉर्ड करेंगे आप अपनी कैश बुक के अंदर। किस तरीके से आप करेंगे, यहाँ पे ओवरड्राफ्ट आएगा आपकी क्रेडिट साइड, बाई बैलेंस BD कितने रुपए, ये है जी आपका 50,000 रुपये, 50,000 रुपीज़। चलिए ठीक है जी, कर दिया रिकॉर्ड। सेकंड आप देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ से अब हमारा सिचुएशंस, वो क्वेश्चंस, वो जो हमारी ट्रांजैक्शन जिनकी वजह से कैश बुक और पासबुक में हमारा डिफरेंस आया वो बताई गई है। देखिए एग्जामिनर कहता है एक बिल्स रिसीवेबल BR था 30,000 रुपये का, वो बैंक ने क्या कर दिया, क्रेडिट कर दिया। मतलब वो बैंक ने उस अमाउंट को आपके अकाउंट में डिपॉजिट कर दिया, लेकिन आपने अभी तक अपनी कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं किया। तो मतलब हमें किस में रिकॉर्ड करना है, कैश बुक के अंदर। तो आपके पास पैसा आया ना, बैंक ने उसको डिपॉजिट किया, आपके अकाउंट में क्रेडिट किया, तो आप इसको रिकॉर्ड करेंगे इस तरीके से, टू बिल्स रिसीवेबल या टू BR। कितने रुपए स्टूडेंट्स, ये है जी आपके 30,000 रुपीज़। लीजिए 30,000 रुपये हमारे पास आ गए। अब नेक्स्ट आपने स्टूडेंट्स क्या किया है, चेक इशू किया है, कोई अजय नाम का आपका एक क्रेडिटर था, लेकिन अब तक वो बैंक में उसको लेके गया ही नहीं। स्टूडेंट देखिए, जैसे ही आपने किसी को चेक दिया, आपने तो अपनी कैश बुक के अंदर इसको रिकॉर्ड कर दिया होगा, राइट। आपने चेक की पेमेंट किया, आपने कैश बुक को डाउन कर दिया, लेकिन वो व्यक्ति बैंक में गया ही नहीं अब तक उसको, तो बैंक वालों को तो पता ही नहीं आपने कोई चेक दिया। तो बैंक में आपका बैलेंस सेम दिखा रहा है, लेकिन कैश बुक में आपका डाउन हो चुका है। मतलब कैश बुक के अंदर तो आपने उसको रिकॉर्ड कर दिया, पासबुक के अंदर रिकॉर्ड नहीं किया। तो इस सिचुएशन में जब आपने बैंक की पासबुक के अंदर ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड ना किया हो, तब आपको उन ट्रांजैक्शन को बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट में रिकॉर्ड करना है, राइट। तो आप लिखेंगे यहाँ पे पहला, ये ऊपर आप इतना अमाउंट खाली छोड़ेंगे और आप लिखेंगे चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड। किसको इशू किया था आपने, अजय को इशू किया था, लेकिन वो बैंक में उस चेक को लेके ही नहीं गया। कितने रुपए का चेक था स्टूडेंट्स, ये चेक की अमाउंट आपको दी गई है जी यहाँ पे 1 लाख रुपीज़, 1 लाख रुपए। देखिए जैसे ही स्टूडेंट्स आपने अजय को चेक दिया, तो आपने अपनी कैश बुक में आपका बैंक बैलेंस 1 लाख रुपए से क्या हो गया, डिक्रीज हो गया, लेकिन पासबुक तो अभी भी उतना ही बैलेंस शो कर रही है ना। तो आपको क्या करना है, अपनी कैश बुक को अपनी पासबुक के इक्वल लेके जाना है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, अपनी पासबुक को इंक्रीज करना पड़ेगा, इसको बढ़ाना पड़ेगा। अगर आप इंक्रीज करेंगे तो आपको 1 लाख रुपीज़ को किस साइड रिकॉर्ड करेंगे, आप पॉजिटिव वाले साइड आइटम में यहाँ रिकॉर्ड करेंगे। चलिए जी नेक्स्ट आपके पास स्टूडेंट्स थर्ड सिचुएशन हमारी है, इसमें कहता है कि चेक डिपॉजिटेड इनटू बैंक। बैंक में तो चेक डिपॉजिट कर दिया, लेकिन अब तक बैंक ने क्लियर नहीं किया, 40,000 रुपये का चेक था। देखिए क्या कहना चाहता है स्टूडेंट, जैसे ही आपने चेक बैंक में डिपॉजिट किया, आपने तो अपनी कैश बुक के अंदर उसको रिकॉर्ड कर दिया, मतलब कैश बुक में रिकॉर्ड हो चुका है, बैंक ने क्लियर नहीं किया, बैंक बैलेंस अभी भी सेम है आपका, उसमें कोई चेंजमेंट नहीं, कैश बुक में बैंक कॉलम में चेंजमेंट हो चुकी है। जब कैश बुक में आपने रिकॉर्डिंग कर दी है, पासबुक में नहीं हुई, तो आप बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट में इस ट्रांजैक्शन को ट्रीट करेंगे। किस तरीके से, क्या है जी आपकी चेक डिपॉजिटेड, आप लिखेंगे चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्लियर्ड। बैंक ने अभी तक उसको चेक को क्लियर ही नहीं किया। कितने रुपए का था, 40,000 रुपये का। तो स्टूडेंट जैसे ही आपने चेक डिपॉजिट किया, आपने तो अपना बैंक बैलेंस 40,000 रुपये से बढ़ा दिया, लेकिन पासबुक के अंदर अभी भी उतना ही बैलेंस है बैंक की। तो आपको क्या करना है, अपनी कैश बुक को किसके इक्वल लेके आना, अपनी पासबुक को। तो यहाँ इस लेवल पे लाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसको डिक्रीज करना पड़ेगा, आपको इसको घटाना पड़ेगा। तो आप नेगेटिव वाली साइड में 40,000 को क्या कर देंगे, रिकॉर्ड कर देंगे। चलिए जी नेक्स्ट स्टूडेंट्स फोर्थ, बैंक ने क्या किया, इंटरेस्ट डिपॉजिट कर दिया, क्रेडिट कर दिया आपके अकाउंट में, लेकिन आपको इस चीज़ का पता ही नहीं, इसलिए आपने अब तक उसको क्या नहीं किया, रिकॉर्ड नहीं किया अपनी कैश बुक के अंदर। तो अब रिकॉर्ड कर देंगे, है ना। अब इसको एडजस्ट करेंगे, पैसा आया ना आपके पास, किस वजह से, क्योंकि बैंक ने क्या दिया आपको, इंटरेस्ट दिया। तो आपको यहाँ पे रिकॉर्ड करना है रिसिप्ट साइड में, टू इंटरेस्ट रिसीव्ड। कितने रुपए स्टूडेंट्स मिले हैं आपको ब्याज के रूप में, 5,000 रुपीज़। तो आप यहाँ रिकॉर्ड कर देंगे 5,000 रुपीज़ से। चलिए नेक्स्ट
अमाउंट डिपॉजिटेड बाय ए डेटर डायरेक्टली इन द बैंक अकाउंट, यानी आपके बैंक में क्या किया, डेटर ने डायरेक्टली पैसा डिपॉजिट करवा दिया, आपको इस चीज का पता ही नहीं, तो आपने तो अपनी कैश बुक में रिकॉर्ड किया ही नहीं किया तो अब करेंगे। कितने रुपए, 10,000 रुपये। चलिए जी आप लिखेंगे टू डेटर, कितने रुपए हैं स्टूडेंट्स, 10,000 रुपीज। इस तरीके से अब बैंक ने क्या किया स्टूडेंट्स, पे की है क्लब की फीस, आपके क्लब की फीस बैंक ने पे की है, क्योंकि आपने बैंक को कहा था जब भी यार मेरी फीस ड्यू हो ना पे कर देना, लेकिन बैंक ने पे कर दी, आपको नहीं पता, आपको बताया नहीं, तो यहाँ पे क्या है, अब तक आपने उसको रिकॉर्ड नहीं किया किसमें, अपनी कैश बुक के अंदर। कितने रुपए फीस थी, 5,000 रुपये, 5,000 रुपये आपके कट गए, आपको पता ही नहीं, तो आप लिखेंगे बाई क्लब फीस। ये एक तरह से आपकी ड्रॉइंग्स है, कितने रुपए, 5,000 रुपीज। नेक्स्ट स्टूडेंट्स बैंक चार्जेस, बैंक ने क्या फैसिलिटीज प्रोवाइड करता है ना, तो बैंक उसके चार्जेस भी आपसे वसूलेगा, कितने रुपए, 10,000 रुपये बैंक ने वसूल लिए, आपको पता ही नहीं चला, तो अब आप उसको अपनी कैश बुक में रिकॉर्ड करेंगे जब आपको पता चल गया है। कितने रुपए हैं जी, ये है जी आपके 10,000 रुपीज़। चलिए बस टोटल कीजिए दोनों साइड का, कौन सी बड़ी साइड है, ये ज़्यादा बड़ी लग रही है, 50, 60, 65, इसका टोटल हुआ जी आपका 65,000 का, और ये भी सेम आएगा, यहाँ भी आपको इस तरीके से टोटल करना है 65,000, और 65,000 में से अब आप इन तीन आइटम को लेस कर देंगे, 65 में से आप 30, 40, 45,000 को लेस करेंगे, तो ये आया स्टूडेंट्स आपका 20,000, 20,000। तो यहाँ कहता है आपका टू बैलेंस, क्या आया स्टूडेंट्स, ये CD कैरी डाउन, टू बैलेंस CD कितना, 20,000 रुपये। ये तो क्लोजिंग बैलेंस है, हम कौन सा बैलेंस लेते हैं, हमारा हमेशा ओपनिंग बैलेंस, तो ये क्लोजिंग बैलेंस यहाँ आके क्या बन जाएगा आपका ओपनिंग बैलेंस। कैसे लिखेंगे आप, बाई बैलेंस कितना, BD, कितने रुपए स्टूडेंट्स, ये है 20,000 रुपये। अब देखो शुरुआत में जब आपको पता चला, जब तक आपने बदलाव नहीं किया था अपनी कैश बुक में, पिछली जो मेरा लेक्चर था उसके अंदर आपका जो ओवरड्राफ्ट बैलेंस था वो कितना था, 50,000 रुपये, मतलब आपको बैंक को 50,000 रुपये देने थे, एक तरह से आपने बैंक से 50,000 रुपये का कर्जा ले रखा था। लेकिन जब हमने सारी एडजस्टमेंट, सारा ट्रीटमेंट हमारी कैश बुक में किया ना, तब हमें पता चला कि अरे हमारा ओवरड्राफ्ट तो सिर्फ 20,000 रुपये का है, हमें तो बैंक को सिर्फ 20,000 रुपीज़ देने हैं। तो अब देखिए स्टूडेंट्स, ये ओवरड्राफ्ट बैलेंस को अब आप यहाँ लिखेंगे, अब आप यहाँ पे ट्रीटमेंट करेंगे, आप लिखेंगे जी ओवरड्राफ्ट बैलेंस एज पर किसके बेसिस पे बना रहे हैं हम, कैश बुक के, एज पर कैश बुक। कितना है स्टूडेंट्स हमारा ओवरड्राफ्ट बैलेंस, ये है जी 20,000 रुपीज। तो 20,000 को आप नेगेटिव वाली साइड, माइनस वाली आइटम में रिकॉर्ड कर देंगे। बस अब क्या करें, टोटल कर दीजिए, और कोई आइटम नहीं बची, सब हमने ट्रीट कर दी। दीजिए टोटल क्या आया, चलिए चेक करते हैं। तो स्टूडेंट्स लेफ्ट साइड का टोटल, पॉजिटिव वाली साइड का आया आपका 1 लाख रुपीज़, तो यहाँ आप लिखेंगे जी 1 लाख रुपए, और ये साइड का भी टोटल 1 लाख में से आपको क्या करना है, इन दो आइटम को लेस करना है। ये कितना आया आपका 60,000 रुपीज़। ये बैलेंस आया स्टूडेंट्स आपका 60,000 रुपये। तो ये 60,000 रुपये देखिए किस साइड आया है आपका, सेम साइड आ गया। अरे 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 ये क्या हुआ, ये तो सेम साइड आ गया। अब देखो यहाँ अगर ओवरड्राफ्ट बैलेंस आपका नेगेटिव साइड है, तो यहाँ बैलेंस क्या आएगा स्टूडेंट्स आपका, ये आएगा जी आपका पॉजिटिव बैलेंस, फेवरेबल बैलेंस। तो ये आपका फेवरेबल बैलेंस है, तो आप लिखेंगे बैलेंस एज पर पासबुक, ना कि ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक। ये तो बैलेंस आया ना आपका, बैलेंस एज पर पासबुक स्टूडेंट्स कितना आया आपका 60,000 रुपये। मतलब समझो क्या कहना चाहता है, हमारी जो कैश बुक है वो कहती है कि हमें बैंक को 20,000 रुपये देने हैं, हमने बैंक से 20,000 रुपये का कर्जा ले रखा है। लेकिन हमारी जो बैंक की जो पासबुक है ना, बैंक की पासबुक कहती है नहीं जनाब, आपके तो 60,000 रुपये जमा है, आपको कोई पैसा नहीं देना हमें, बल्कि बैंक को आपको पैसा देना है। आपके तो 60,000 रुपये क्या है, क्रेडिट बैलेंस है, हमारे पास डिपॉजिट है, आपके 60,000 रुपये हमारे पास डिपॉजिट है। ये तो बैंक की पासबुक कहती है आपकी, लेकिन फर्म की जो कैश बुक कहती है वो कहती है जी हमें तो बैंक के 20,000 रुपये देने हैं, क्योंकि ये क्या है स्टूडेंट्स हमारा ओवरड्राफ्ट है। यहाँ तो ओवरड्राफ्ट बैलेंस शो, एक कर्जा शो हो रहा है, यहाँ पे हमारा डिपॉजिट शो हो रहा है। तो इसका कारण क्या कारण स्टूडेंट्स ये दो केस,
ये दो ट्रांजैक्शन अभी तक बैंक ने रिकॉर्ड नहीं की। जब आपने चेक किया, जब आपने बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाया कि ऐसा क्यों हुआ भाई, तब आपको पता चला अरे हमने तो चलो एडजस्टमेंट कर दिया, एडजस्टमेंट करने के बाद 20,000 रुपए का बैलेंस पता चल रहा है, लेकिन स्टूडेंट्स बैंक ने तो अब तक उस पासबुक को क्या किया है, अपनी बैंक की पासबुक में इन ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड नहीं किया। तो हमने बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट में बना के इनको चेक किया कि क्या सिचुएशन थी, तो चेक करने के बाद पता चला कि अरे नहीं हमारे तो बैंक में 60,000 रुपए जमा है। कारण क्या है डिफरेंस आने का, वो ये दो रीजन, इन दो ट्रांजैक्शन की वजह से क्या आया, अब ये डिफरेंस आया है। तो स्टूडेंट्स बहुत आसान क्वेश्चन था, बहुत इजी मेथड है, एग्जाम में आने के ज़्यादा चांसेस इस तरह के क्वेश्चंस के हैं। और रियल लाइफ में जब आप बिजनेस करेंगे या जब आप चार्टर्ड अकाउंटेंट बनेंगे या आप एज ए अकाउंटेंट कहीं पे जॉब करेंगे, तब भी स्टूडेंट्स आपको क्या करना है, ये आपको बनाना आना चाहिए, ये एडजस्टमेंट करनी आनी चाहिए, या फिर आपको चेक करना, अगर आप मान लीजिए बड़े बिजनेसमैन बन गए तो आपको ये चेक तो करना आना चाहिए कि आपका अकाउंटेंट सही से काम कर रहा है नहीं करना। तो यहाँ इसलिए स्टूडेंट्स क्लास 11 में हमने आपको एडजस्टेड कैश बुक का टॉपिक पढ़ाया है। तो ये बहुत इजी था। आपको बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट में जो ट्रांजैक्शन बैंक ने रिकॉर्ड नहीं की वो रिकॉर्ड कर देनी है, जो बैंक ने रिकॉर्ड नहीं की वो रिकॉर्ड कर देनी है। कब? जब आप कैश बुक के अंदर रिकॉर्ड कर चुके हो। ठीक उसी प्रकार से जो ट्रांजैक्शन स्टूडेंट्स बैंक की पासबुक में तो रिकॉर्ड हो चुकी है, बैंक ने अपनी पासबुक में तो उसको रिकॉर्ड कर दिया है, लेकिन आपने, आपके अकाउंटेंट ने अपनी कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं किया, तो उनको क्या करेगा, वो एडजस्टेड कैश बुक बनाएगा, यानी कैश बुक जो पहले थी उसके अंदर थोड़ी सी एडजस्टमेंट करेगा, अब उनको रिकॉर्ड कर देगा, उसको कहते हैं हम एडजस्टेड कैश बुक, या फिर आप कहिए अमेंडेड कैश बुक। तो कुछ अमेंडमेंट्स करेगा, कुछ बदलाव करेगा, कुछ चेंजेस करेगा उसके अंदर, ताकि जो जो सिचुएशन, जो जो ट्रांजेक्शन वो भूल गया था ओमिशन की वजह से, या फिर उससे कुछ एरर हो गया था, या फिर उसको पता ही नहीं था कि बैंक ने ऐसी कोई ट्रांजैक्शन कर दी है, तो वो क्या करेगा, अब उसको पता चल गया, क्योंकि अब उसने बैंक से क्या किया, डुप्लीकेट पासबुक मंगवा ली। और वो डुप्लीकेट पासबुक जो मिलती है ना, जब आप बैंक में अकाउंट ओपन करवाते हो तो आपको एक चेक बुक मिलेगी, एक डेबिट कार्ड मिलता है, एक आपको पासबुक मिलती है, तो वो डुप्लीकेट पासबुक होती है स्टूडेंट्स। बैंक तो जो बैंक का जो आपका जब वहां पैसे डिपॉजिट करवाने जाते हो ना, तो जो आपका टेलर होता है, जो क्लर्क होता है, वो आपका जो अकाउंट जिस कंप्यूटर के अंदर बनाता है ना, जहां सारी ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करता है, जब भी आप पैसे को डिपॉजिट करवाते हो या पैसे को विड्रॉ करवाते हो, तो बैंक का जो आपका जो टेलर है वो उसको रिकॉर्ड करता है बैंक की पासबुक में। वो जो सॉफ्टवेयर है वो है जी बैंक का पासबुक, और उसकी डुप्लीकेट कॉपी आपको देता है, उस पासबुक की डुप्लीकेट कॉपी होती है वो। तो आपको डुप्लीकेट कॉपी मिल गई, आपने ये डुप्लीकेट कॉपी बता रही है बैंक की पासबुक की, आपने क्या किया, फिर अपनी कैश बुक के अंदर चेंजमेंट किए, बदलाव किए, फिर आपने बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाया, और वहां से आपको पता चला ये बैलेंस का कारण क्या है, ये दो रीजन है, और एक्चुअल में अब कितना बैलेंस है, अब ये बदलाव चेंजमेंट करने के बाद भी क्या सिचुएशन है, क्यों बैलेंस में हमारा डिफरेंस आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे अभी तक बैंक वालों ने ये दो सिचुएशन, ये दो ट्रांजेक्शन थी, इनको ट्रीटमेंट नहीं किया। आपने तो इनको क्या कर दिया, ट्रीट कर दिया कैश बुक में, लेकिन बैंक की पासबुक में इनका ट्रीटमेंट नहीं हुआ, तो आपने बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बना के इनको चेक कर लिया। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारा ये एडजस्टेड कैश बुक का टॉपिक खत्म होता है। देखो मैंने आपको कैश बुक का फॉर्मेट सिखा दिया है कि कैश बुक के बारे में जब आपको डिटेल्स गिवन हो और आप बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट कैसे बनानी है प्रीवियस चैप्टर में, इस चैप्टर में आपको कैश बुक का तो आपको फॉर्मेट आएगा ही आएगा, आपको एडजस्टेड कैश बुक भी बनानी है। आपको अगर एग्जामिनर कहता है कि इसको एडजस्ट भी कीजिए, रियल लाइफ में आप भविष्य में आप कैसे कंपनी में जब आप जॉब करेंगे या आप खुद मालिक बन जाएंगे, बिजनेस करेंगे, तब आप उसको कैसे ट्रीट करेंगे, वो आज आपने आज सीखा। तो यहाँ हमारा ये चैप्टर क्या आता है, इसका ये पार्ट खत्म होता है। अब मैं नेक्स्ट क्लास में बिल्कुल लास्ट जो टॉपिक है वो पासबुक के हिसाब से कैसे आपको बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनानी है वो आपको सिखाऊंगा। चलिए आप इसको नोट डाउन कीजिए। स्टूडेंट्स आज आप सीखेंगे जी आपको कैसे बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनानी है जब आपको दिया हो बैलेंस किसका, पासबुक का। आपको पासबुक का फेवरेबल बैलेंस भी दिया मिल सकता है या अनफेवरेबल बैलेंस। बस आपको ये ध्यान रखना है कि स्टूडेंट्स अब की बार आपको अपनी पासबुक को किससे मिलाना है, अपनी कैश बुक से।
अगर स्टूडेंट्स आपकी पासबुक बढ़ी हुई है और आपकी कैश बुक घटी हुई है, तो आपको अपनी पासबुक को मिलाना है कैश बुक से, तो आपको अपनी पासबुक को क्या करना होगा, डिक्रीज करना होगा और उन आइटम की जो अमाउंट है उसको माइनस वाली साइड रिकॉर्ड करना है। अगर स्टूडेंट्स आपकी जो कैश बुक है वो बढ़ी हुई है और पासबुक घटी हुई है, तो आपको अपनी पासबुक को किससे मिलाना है, कैश बुक से, तो आपको इंक्रीज करना होगा और उन जो अमाउंट है उसको पॉजिटिव वाली साइड में रिकॉर्ड करना है। बस आपको इतना ध्यान रखना है, आपके माइंड में पासबुक चलनी चाहिए, पासबुक के हिसाब से ट्रीटमेंट करना है, पासबुक को कैश बुक से मिलाना है, पासबुक को कैश बुक के पास लेके जाना है, पासबुक को कैश बुक से मिलाना है, बस आपको ये समझना है। बस आज का मेन ये टॉपिक है। तो चलिए पहले हम एक क्वेश्चन से समझते हैं कि कैसे हम इस ट्रांजैक्शंस को, कैसे हम उन सिचुएशंस को पता लगाएंगे कि कैसे हमारा जो कैश बुक का जो हमारा बैलेंस है और हमारा जो पासबुक, बैंक में जो पासबुक है उसमें जो हमारा बैंक बैलेंस है उसमें डिफरेंस क्यों आ रहा है, कौन से वो कारण है, आज हम वो समझेंगे। तो स्टूडेंट्स सबसे पहला जो क्वेश्चन में हमें बताया गया है, अब की बार बैंक ओवरड्राफ्ट बताया गया है हमारी पासबुक के अंदर। जो बैलेंस है बैंक ओवरड्राफ्ट वो है 16,500 रुपये। तो आप इसको इस तरीके से लिखेंगे, बैंक ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक। बस ये बात याद रख लेना स्टूडेंट्स, अगर यहाँ पे पासबुक है ना, तो अब जो जितने भी आप ट्रीटमेंट करेंगे वो सारे के सारे पासबुक के हिसाब से होंगे। कितने रुपए हैं, ये है जी आपके 16,500 रुपये। देखिए क्या है यहाँ पे, बैंक ओवरड्राफ्ट। अब ओवरड्राफ्ट क्या है, आपका एक अनफेवरेबल बैलेंस है और अनफेवरेबल बैलेंस या ओवरड्राफ्ट आता है आपका नेगेटिव साइड। तो आप यहाँ पे लिख देंगे जी 16,500 रुपये। इस तरीके से आप नेगेटिव वाली साइड के कॉलम में इसको रिकॉर्ड कर देंगे। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, अब की बार आपने चेक इशू किया, लेकिन जिस व्यक्ति को आपने चेक दिया ना वो बैंक में लेके ही नहीं गया। चेक था जी आपका 8,750 का। देखिए इसको कैसे रिकॉर्ड करेंगे, चेक इशूड, और जिस व्यक्ति को इशू किया गया वो उसको लेके ही नहीं गया बैंक में, नोट प्रेजेंटेड इनटू बैंक। अब देखना यहाँ से आपका सम शुरू हो रहा है, ये चीज समझने वाली है जो मैं आपको अभी बता रहा था ना, बढ़ाना घटाना इक्वल लाना, वो देखना कैसे। देखो चेक था जी 8,750 रुपये का। स्टूडेंट्स फर्म ने किसी व्यक्ति को चेक दिया, जैसे ही फर्म ने चेक दिया तो फर्म के अकाउंट से तो पैसे कट जाने चाहिए, फर्म ने तो ये मान लिया। तो फर्म क्या करेगी, फर्म बनाती है कैश बुक। तो उसने क्या किया, कैश बुक के अंदर जो बैंक का कॉलम है उसमें बैंक बैलेंस को घटा दिया 8,750 रुपये से। लेकिन ये व्यक्ति तो बैंक में पहुंचा ही नहीं उस चेक को लेके, तो बैंक के अंदर जो पासबुक है उसके अंदर हमारा बैलेंस अभी भी इतना है, कैश बुक के अंदर बैलेंस पहुंच गया घट के यहाँ। अब मैंने आपको कहा आपको पासबुक को किसके इक्वल लाना है, कैश बुक के। तो पासबुक को कैश बुक के इक्वल लाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसको डिक्रीज करना पड़ेगा, इसको क्या करना पड़ेगा, डाउन करना पड़ेगा। डाउन करेंगे तभी तो ये इसके इक्वल यहाँ आएगा ना, ये इक्वल हो जाएंगे। तो पासबुक को अगर आपको डिक्रीज करना है, डाउन करना है, उसको घटाना है, तो आप घटाने वाले आइटम में, यानी जो आइटम आपका नेगेटिव है, माइनस है, उसमें आप रिकॉर्ड कर देंगे जी इसको 8,750। इस तरीके से आपने क्या करना है, इसको रिकॉर्ड कर देना है। समझ में आया? देखो बिल्कुल आसान है। अब की बार हमने क्या किया, पासबुक को मिलाया है किससे, कैश बुक से। कैश बुक डिक्रीज है तो हमने पासबुक को भी क्या किया है, डिक्रीज किया है। डिक्रीज किया है तो डिक्रीज वाले अमाउंट यानी नेगेटिव साइड वाले अमाउंट में आपने उसको रिकॉर्ड कर देना। चलिए जी नेक्स्ट, अब की बार स्टूडेंट चेक डिपॉजिट किया गया बैंक में, लेकिन अब की बार बैंक ने क्लियर नहीं किया। क्या मुसीबत है, चेक दो तो बैंक में व्यक्ति नहीं लेके जाता, अगर बैंक में हम लेके चले गए तो हमारा चेक अब बैंक नहीं क्लियर कर रहा है ना। इसी वजह से तो कैश बुक और पासबुक में डिफरेंस है। अब देखिए हमें चेक मिला, हमने वो चेक कहाँ जाके डिपॉजिट किया, बैंक में डिपॉजिट किया। हमने अपना फर्ज निभा दिया, हम बैंक में डिपॉजिट कराए, और लेकिन बैंक ने अभी तक उसको क्लियर ही नहीं किया, उसको कलेक्ट ही नहीं किया, हमारे अकाउंट में उसकी पेमेंट डाली ही नहीं। अब देखो हमने जिस दिन भी बैंक में चेक डिपॉजिट करवाया, हमने मान लिया कि हमारी कैश बुक में बैंक बैलेंस हमारे हिसाब से तो बढ़ गया। चेक कितने रुपए का था, 10,500 रुपये का। हमारे यहाँ तो 10,500 रुपये से हमारा बैंक बैलेंस कैश बुक में बढ़ गया, लेकिन
बैंक ने तो अभी तक उसको क्लियर किया ही नहीं, बैंक में तो चेक वहीं धूल फाक रहा है, वहीं पड़ा हुआ है। तो स्टूडेंट्स इसलिए हमारा बैंक बैलेंस बैंक में इतना, कैश बुक में हमारा बैंक बैलेंस है इतना। हमें पासबुक को किसके इक्वल लाना है, हमारी चेक बुक के, कैश बुक के। तो पासबुक को कैश बुक के इक्वल लाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसको इंक्रीज करना पड़ेगा, इसको बढ़ाना पड़ेगा। कितने रुपए से, 10,500 रुपये से। तो बढ़ाना पड़ेगा तो आप पॉजिटिव वाली साइड में 10,500 रुपये से इसको क्या कर देंगे, रिकॉर्ड कर देंगे इस तरीके से। समझ में आया? आसान है, बिल्कुल आसान है, रट्टा नहीं लगाना। रटना नहीं है, कंसेप्ट को समझो। मैं यहाँ पे रेक्टिफिकेशन नहीं कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे रिकंसाइल कर रहा हूँ। मैं आपको कंसेप्ट सिखा रहा हूँ कि कैसे आप जब एक बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट बनाते हैं तो उसमें किस तरीके से आपने क्या करना है, अपनी ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करना है, उसको प्रेजेंट करना है बस। क्योंकि अकाउंटिंग क्या है स्टूडेंट्स, एक आर्ट है, और मैं आपको यहाँ पे वो आर्ट, वो कला सिखा रहा हूँ कि कैसे आपने बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट में उस आर्ट का यूज करते हुए अपने बैलेंस को, वो जो फर्क आपको देखो यहाँ पे पासबुक का तो पता चल गया आपको डिफरेंस क्या है, पासबुक का तो दिया है, आपको बता दिया ओवरड्राफ्ट है। कैश बुक का नहीं पता ना आपको, कैश बुक में कितना डिफरेंस आया, तो बस आपको पासबुक का पता है, आपको कैश बुक का डिफरेंस निकालना है। लेकिन रीजन आपको पता चल गया, कोई एग्जामिनर ने रीजन दे दिया कि ये रीजन है, इसकी वजह से डिफरेंस आया, तो वो लास्ट एट द एंड आप जब क्वेश्चन करेंगे तो वो कैश बुक में क्या डिफरेंस है, कितनी अमाउंट है, वो आपको पता लगाना है। बस उसी के लिए हम बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट बनाते हैं। चलिए जी नेक्स्ट, चेक रिकॉर्डेड इन द कैश बुक बट नॉट सेंट टू द बैंक फॉर कलेक्शन। ओहो, अब की बार और पंगा। देखो किसी ने हमें चेक दिया, जैसे ही स्टूडेंट्स हमें चेक मिला, हमने उस चेक को क्या कर दिया, रिकॉर्ड कर दिया किसमें, हमारी, हम क्या बनाते हैं, कैश बुक, है ना, फर्म तो कैश बुक बनाएगी। लेकिन अब की बार हमारा अकाउंटेंट उसको बैंक में ले जाना ही भूल गया, बैंक में, बट नॉट सेंड टू दी बैंक, बैंक में हम उसको लेके गए नहीं, हमने उसको कैश बुक में रिकॉर्ड कर दिया, लेकिन चेक अभी भी हमारे पास ही पड़ा है, हमारी पॉकेट, अकाउंटेंट की पॉकेट में है वो बैंक में गया ही नहीं लेके, लेकिन उसने कैश बुक में रिकॉर्ड कर दिया। कैश बुक में रिकॉर्ड कर दिया तो उसको चेक कितने रुपए का मिला है स्टूडेंट्स, यहाँ पे 2000 रुपीज़ का। तो उसने तो कैश बुक में बैंक बैलेंस 2000 रुपये से बढ़ा दिया, बैंक में गया ही नहीं, बैंक में अभी भी पासबुक में बैलेंस कितना है, इतना है, कैश बुक में बढ़ के कितना हो गया, इतना हो गया। तो हमें पासबुक को क्या करना पड़ेगा, इंक्रीज करना पड़ेगा, हमें कैश बुक के बराबर लेके आना है। कैश बुक बढ़ी हुई है तो पासबुक को भी बढ़ाना पड़ेगा, कितने रुपए से, 2000 रुपये से। लीजिए जी 2000 रुपये को पॉजिटिव वाली साइड रिकॉर्ड कर दीजिए। स्टूडेंट्स नेक्स्ट आइटम, पेमेंट रिसीव्ड फ्रॉम कस्टमर डायरेक्टली डिपॉजिटेड इनटू बैंक। ओहो, यह कोई कस्टमर था हमारा, कोई डेटर था जिसको हमने उधार पे गुड्स बेची थी, उसने क्या किया, वादा किया था कि आज हमें पेमेंट करेगा, हमारे पास नहीं आया, डायरेक्ट सीधा चला गया हमारे बैंक में। बैंक में जाके जितनी अमाउंट उसको हमें देनी थी वो सारी की सारी उसने हमारे बैंक में क्या कर दी, डिपॉजिट करवा दी। हमें नहीं बताया, लेकिन हमें तो पता ही नहीं, हमें कैसा पता चलेगा, जब हम बैंक में जाके पासबुक में देखेंगे, है ना। तब आप देखिए कितने रुपए का था वो अमाउंट, वो थी जी आपकी ₹3500, 3500 रुपये स्टूडेंट्स क्या हुए, पासबुक के हिसाब से हमारा बैलेंस बढ़ गया, राइट। लेकिन कैश बुक में तो अभी भी उतना ही है, हमें तो पता ही नहीं ना हमारा बढ़ गया बैलेंस। पासबुक में हमारा बैलेंस बढ़ गया कितना, 3500 रुपये से। अब पासबुक को किसके इक्वल लाना है, कैश बुक के। तो क्या करना पड़ेगा आपको, पासबुक को घटाना पड़ेगा, डिक्रीज करना पड़ेगा। डिक्रीज करेंगे तो आपको ये 3500 रुपये की जो अमाउंट है इसको रिकॉर्ड करना है नेगेटिव वाली साइड, इस तरीके से 3500 रुपये। चलिए जी नेक्स्ट, फिफ्थ स्टूडेंट्स, अब की बार बैंक ने क्या किया, कुछ चार्जेस वसूले हैं हमसे, क्योंकि बैंक बहुत सारी फैसिलिटी प्रोवाइड करता है, उन फैसिलिटीज़ के बदले बैंक कुछ पैसे, कुछ चार्जेस आपसे चार्ज करता है। तो कितने रुपए के चार्जेस हैं बैंक चार्जेस, 200 रुपये के। आप लिखेंगे जी इस तरीके से, बैंक चार्जेस हैं 200 रुपीज़। लेकिन प्रॉब्लम ये है ना, हमें तो पता ही नहीं कि बैंक ने क्या किया, चार्जेस के नाम से और हमारे अकाउंट से कितने रुपए काट लिए, 200 रुपये। बैंक ने तो पासबुक के अंदर हमारा बैंक बैलेंस 200 रुपये से कम कर दिया, लेकिन कैश बुक के कैश जो अकाउंटेंट है उसको तो पता ही नहीं, कैश बुक में तो उतना ही बैलेंस है। पासबुक को किसके इक्वल लाना है, कैश बुक के। तो आपको पासबुक को कैश बुक के इक्वल लाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसको इंक्रीज करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा। तो आप बढ़ाइए जी इसको कितने रुपये से, 200 रुपये से, 200 रुपीज़, इस तरीके से। स्टूडेंट्स नेक्स्ट ट्रांजेक्शन, हमने कोई बीमा करवाया था, इंश्योरेंस, ठीक है, उसकी हमें प्रीमियम यानी किस्तें तो देनी है।
प्रीमियम की किस्तें देने के लिए हमने हमारे बैंक को ऑथराइज्ड कर रखा था कि देखो जब भी प्रीमियम की अमाउंट ड्यू हो ना, लाइफ इंश्योरेंस कंपनी या जो भी इंश्योरेंस की कंपनी है वो आपके पास आए और वो कहे जी इस महीने की पेमेंट ये बनती है, तो हमने कहा बैंक को तुम काट के हमारे अकाउंट में से वो पैसे उनको दे देना, ठीक है, ऑटोमेटिक डिडक्ट कर देना। बैंक कहता है जी ठीक है, लेकिन बैंक ने वो पैसे काट दिए, प्रीमियम की किस्त ड्यू ही, बैंक ने उसकी पेमेंट कर दी कंपनी को, हमें नहीं बताया अब तक, हमें तो पता ही नहीं है। अब देखो सबसे पहले तो आप ये देखिए कि कितने रुपए की पेमेंट थी। आपके प्रीमियम की जो किस्त थी वो थी 1980 रुपये की। तो बैंक ने क्या किया, बैंक पेड इंश्योरेंस प्रीमियम ऑन द बिहाफ ऑफ द कस्टमर, है ना, हमारे बिहाफ पे किया 1980। तो बैंक ने पासबुक में से हमारे 1980 रुपये तो कट जाएंगे बैंक की पासबुक में से, लेकिन हमारी जो कैश बुक है वो तो अभी भी बैलेंस उतना ही दिखा रही है जितना पहले था। उसको तो नहीं पता ना प्रीमियम के पैसे कट के, बैंक ने बताया थोड़ी है अकाउंटेंट को कॉल करके। तो आपको अपनी पासबुक को किसके इक्वल लाना है, अपनी कैश बुक के, तो उसके इक्वल लाना है, तो आपको उसको क्या करना पड़ेगा, इंक्रीज करना पड़ेगा। तो आप 1980 रुपये को इंक्रीज करना है तो पॉजिटिव वाली साइड में उसको रिकॉर्ड कर देंगे। चलिए स्टूडेंट लास्ट ट्रांजेक्शन देखिए, इस बार कहता है एक BR था, बिल्स रिसीवेबल, आप क्या लेके गए, उसको बैंक में लेके गए ताकि आप उसको क्या करवा सके, डिस्काउंट करवा सके। लेकिन जिस व्यक्ति ने आपको BR दिया था ना, उसके अकाउंट में इतने पैसे ही नहीं थे, पैसे नहीं थे। तो बैंक ने क्या किया, देख भाई हमने इतनी जद्दोजहद उठाई, तूने BR दिया, फिर हमने प्रोसेस को स्टार्ट किया, फिर हमने उसको डिस्काउंट करवाने की तैयारी की, हमारा एक क्लर्क बिजी हुआ, लेकिन अब उसके अकाउंट में पैसे नहीं है, तो हमारी तो मेहनत बर्बाद जाएगी। तो बैंक अपनी मेहनत बर्बाद नहीं होने देगा, बैंक इसके बदले 100 रुपये काट लेगा आपके। देखो आपका डबल नुकसान हो गया, एक तो आपका BR था वो डिस्काउंट नहीं हुआ, ठीक है, ऊपर से 100 रुपये बैंक ने और काट लिए। तो आपके बैंक्स ने क्या यहाँ पे डिडक्ट किए, नोटिंग चार्जेस, उनको कहते हैं स्टूडेंट्स आपके नोटिंग चार्जेस। देखो जब स्टूडेंट्स मान लीजिए कि मैं बिजनेसमैन का अकाउंटेंट, ठीक है, आप क्या है एक बिजनेसमैन, मैं आपका अकाउंटेंट हूँ, आपको किसी ने चेक दिया, आपने वो चेक मुझे दिया कि जाओ इसको बैंक में डिपॉजिट करवा दो, मैं बैंक में डिपॉजिट करवाने चला गया, लेकिन वो चेक डिसऑनर्ड हो गया, उसके अकाउंट में इतने पैसे ही नहीं थे। तो बैंक क्या करेगा, वो नुकसान तो हुआ ही हुआ, हमारा चेक तो डिसऑनर्ड हुआ ही हुआ, लेकिन जो बैंक ने इतनी मेहनत की ना, वो चेक बैंक लेके गया होगा, उसको कहते हैं कलेक्ट करवाने के लिए, क्लियर करवाने के लिए, वो जो मेहनत की है उसके बदले बैंक चार्जेस काटता है आपसे, उसके बदले चार्जेस वसूलेगा अगर वो डिसऑनर्ड हुआ है, या फिर आपका जो BR है वो डिस्काउंट ना हो पाए डिसऑनर्ड होने की वजह से। कितने रुपए है स्टूडेंट्स यहाँ पे, ये है जी 100 रुपये। अब देखो 100 रुपये से हमारा जो बैंक बैलेंस जो पासबुक के अंदर है वो तो घट गया, राइट, 100 रुपीज़ से, लेकिन जो हमारी कैश बुक है उसके अंदर तो अभी भी उतना ही है। पासबुक को कैश बुक के इक्वल लाना है तो आपको इसको बढ़ाना पड़ेगा, इंक्रीज करना पड़ेगा। तो आप 100 रुपीज़ को लिखेंगे पॉजिटिव वाली साइड। इस तरीके से स्टूडेंट्स आपको क्या करने हैं, अपने ट्रांजेक्शन्स को कंप्लीट करना है। लीजिए जी, ये वो स्टूडेंट 7 सिचुएशंस थी, ये वो 7 कारण थे, ये वो कॉजेज थे जिनकी वजह से आपकी कैश बुक और पासबुक के अंदर डिफरेंस आ रहा था। अब क्या करना है लास्ट में, अब करना है आपको टोटल। तो देखो सबसे बड़ी साइड देखने में कौन सी लग रही है, ये लग रही है जी, ये बैलेंस बड़ा लग रहा है। तो इसका टोटल हुआ 16,500 प्लस 8 7 और ये हुआ जी आपका 28,750। तो स्टूडेंट्स यहाँ आपको क्या करना है, टोटल करना है। आप लिखेंगे 28,750। सेम आप इस साइड लिखेंगे 28,750। अब आपको ये साइड आपकी कम है ना, इसमें से 28,750 में से जब आप इन पांचों आइटम को क्या करेंगे, डिडक्ट करेंगे, तो आपका बैलेंस आएगा। ये कितना हुआ, 10,500 माइनस 2,60, ये आया जी आपका 10,970 रुपये। तो देखो अब आप कैसे लिखेंगे, आपको लिखना है, यहाँ पे क्या था, एज पर पासबुक था ना, तो आपको लिखना है एज पर कैश बुक। लास्ट में अगर ऊपर पासबुक है तो यहाँ आएगा एज पर कैश बुक। कितना बैलेंस, 10,970, 10,970 रुपये। अब देखो स्टूडेंट्स, अगर ऊपर यहाँ पे ओवरड्राफ्ट है नेगेटिव वाली साइड, अगर ऊपर ओवरड्राफ्ट बैलेंस है नेगेटिव वाली साइड में और नीचे आपका पॉजिटिव वाली साइड में बैलेंस आ रहा है, पॉजिटिव आइटम के कॉलम में बैलेंस आ रहा है, तो इस बैलेंस को हम ओवरड्राफ्ट बैलेंस कहते हैं। इस बैलेंस को हम क्या कहते हैं, ओवरड्राफ्ट बैलेंस। ये अनफेवरेबल बैलेंस है, ये है जी आपका ओवरड्राफ्ट बैलेंस। आप लिखेंगे ओवरड्राफ्ट बैलेंस,
एज पर कैश बुक। इस तरीके से स्टूडेंट्स आपने क्या करना है, अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। देखो रट्टा मत लगाना, रटना नहीं है, बिल्कुल आसान है, कंसेप्ट को समझो। बस मैंने आपको कैसे बताया किस तरीके से आपको इक्वल करना है, बस आपको ये सीखना है, बहुत आसान है। 7 के 7 पॉइंट्स में आपने इस चीज़ को सीखा है। ये वो स्टूडेंट्स, चलिए क्वेश्चन में 7 रीजंस थे जिनकी वजह से आपकी जो पासबुक है ना, बैंक जो आपको पासबुक देता है वो क्या है, एक डुप्लीकेट कॉपी होती है जो आपको मिलती है जब आप अकाउंट ओपन करवाते हैं। तो आपकी पासबुक के हिसाब से बैंक में जो पासबुक है उसकी डुप्लीकेट कॉपी के हिसाब से आपका ओवरड्राफ्ट बैलेंस है 16,500 रुपये। लेकिन आपने जो कैश बुक बना रखी है, आपका अकाउंटेंट जो कैश बुक बनाता है वो कहता है नहीं, हमारा ओवरड्राफ्ट बैलेंस तो 10,970 रुपये है। तो कितना फर्क आया, यहाँ तो है 16,500 रुपये बैंक में और आपकी कैश बुक में है 10,970 ओवरड्राफ्ट। तो कारण क्या है, ये वो 7 रीजन है स्टूडेंट्स, ये वो 7 रीजन है जिनकी वजह से ये सिचुएशन उत्पन्न हुई है, ये आपका डिफरेंस आया है। तो इन 7 रीजंस को हमें क्या करना है, एक्सप्लेन करना है जब आप क्या बनाएंगे, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाएंगे। अगर आप बिजनेसमैन हैं, आप अपने अकाउंटेंट को ऑर्डर करते हैं कि बताओ मेरा कितना बैलेंस है मेरी कैश बुक के हिसाब से, तो वो उसने वो बैलेंस निकाला और वो ये जो बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट है वो आपको क्या कर देगा, प्रेजेंट कर देगा। आप इसको देखेंगे और देख के आपको आसानी से पता चल जाएगा, अच्छा ये ट्रांजैक्शन है, ये रिकॉर्ड नहीं हुई, अच्छा ये यहाँ पे कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं हुई, ये पासबुक में नहीं हुई, तो यहाँ से आपको रीजन का पता चल जाएगा। तो चलिए इसको नोट डाउन कीजिए, फिर मैं कुछ और आपका एग्जाम्पल से कंसेप्ट को थोड़ा और क्लियर करवाता हूँ। स्टूडेंट्स, अब की बार एग्जामिनर हमसे कहता है कि आप एक बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाइए। वो होगी जी, आपकी महीना है दिसंबर का, तारीख है 31 और साल है आपका 2023। और यहाँ आप चेक कीजिए कि क्यों आपकी कैश बुक और आपकी पासबुक में क्या आया है, डिफरेंस आया है उनके बैलेंसेस में। तो हमें जो स्टूडेंट्स अब की बार जो ओवरड्राफ्ट बैलेंस दिया गया है पासबुक का, तो पासबुक के हिसाब से आपको क्वेश्चन सोल्व करना है। तो आप लिखेंगे स्टूडेंट्स, ओवरड्राफ्ट बैलेंस एज पर पासबुक, एज पर पासबुक। बस यहाँ अगर ऊपर पासबुक है ना, तो बस आपको सारी ट्रांजैक्शन अपने माइंड में पासबुक के हिसाब से रिकॉर्ड करनी है, 20,000 रुपये। तो ओवरड्राफ्ट बैलेंस हमेशा नेगेटिव वाली साइड आइटम में रिकॉर्ड होगा। बहुत इंपॉर्टेंट, सब में काफ़ी इंपॉर्टेंस इसमें ट्रांजैक्शंस हैं, समझने में कुछ यूनिक टाइप की है, आपको समझने में मजा आएगा। चलिए जी देखिए, सबसे पहले पेमेंट ऑफ चेक रिकॉर्डेड ट्वाइस इन दी पासबुक। ओहो, आपने कोई चेक भेजा था और उस चेक की जो पेमेंट है वो पासबुक में 2 बार रिकॉर्ड कर दी गई 550 रुपये के हिसाब से। चलिए जी लिखिए क्या कहना चाहते हैं, अब हम इसको समझते हैं। देखिए, चेक लेके गए आप बैंक में, बैंक ने उसकी पेमेंट तो कर दी, लेकिन उसको जो बैंक की जो पासबुक थी ना, उसके अंदर उसको 2 बार रिकॉर्ड कर दिया, रिकॉर्डेड ट्वाइस इन दी पासबुक। यानी आपका जो बैंक बैलेंस है, जो एक बार घटना चाहिए था ना, उसको 2 बार क्या कर दिया, सेम अमाउंट से घटा दिया। अब देखो, आप बैंक में लेके गए चेक को पेमेंट के लिए, ठीक है, मतलब आपके अकाउंट से बैलेंस क्या हो जाना चाहिए, घट जाना चाहिए। आपने किसी को चेक आपने दिया था, राइट। तो आप क्या करेंगे स्टूडेंट्स, आपने इसको क्या कर दिया, डिक्रीज कर दिया बैंक बैलेंस में। चलिए जी कोई बात नहीं, लेकिन आपने गलती से 2 बार डिक्रीज कर दिया। तो स्टूडेंट्स 2 बार डिक्रीज किया तो एक्स्ट्रा आपने कितनी बार किया, 550 रुपये के हिसाब से। हमारे कैशियर ने तो एक ही बार किया ना, हमारे कैशियर ने तो एक ही बार उसका ट्रीटमेंट किया। तो ट्रीटमेंट करने के बाद हमारे कैशियर का बैलेंस है इतना, लेकिन हमारे जो बैंक बैलेंस है वो पासबुक में वो हो गया 2 बार, वो इतना डाउन हो गया 550 रुपये से। तो स्टूडेंट्स आपको क्या करना पड़ेगा, अब इसको कैश बुक के इक्वल लाना पड़ेगा। इक्वल लाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसको इंक्रीज करना पड़ेगा, इसको बढ़ाना पड़ेगा। अगर आपको इंक्रीज करना है तो आप इसको रिकॉर्ड करेंगे जी, आप पॉजिटिव वाली साइड 550 रुपये के हिसाब से, इस तरीके से। ये थे स्टूडेंट्स आपके ट्रांजैक्शन नंबर फर्स्ट। सेकंड ट्रांजैक्शन में इस बार कहता है कि विड्रॉल कॉलम ऑफ द पासबुक अंडर कास्ट बाई 200 रुपीज़। ये देखिए क्या कहना चाहता है, विड्रॉल कॉलम ऑफ पासबुक अंडर कास्ट बाई 200 रुपीज़। देखो समझो, विड्रॉल कॉलम ऑफ पासबुक इज अंडर कास्ट, ठीक है। ये थी स्टूडेंट्स आपकी पासबुक।
आपकी क्या हुआ यहाँ पे अंडरकास्ट हुआ। अंडरकास्ट होने की वजह से जो इसका जो विड्रॉल का कॉलम था वो कितने रुपए से, 200 रुपये से। लेकिन आपकी कैश बुक का कॉलम तो अभी भी आपकी कैश बुक में बैंक बैलेंस का जो बैंक का कॉलम वो तो इतना ही बैलेंस दिखा रहा है ना, पासबुक बढ़ा दिखा रहा है उसको बढ़ा हुआ। अब आपको इसके इक्वल लाना है, इक्वल लाना है तो स्टूडेंट्स आपको क्या करना पड़ेगा, इसको घटाना पड़ेगा, इसको डिक्रीज करना पड़ेगा। तो आप इसको माइनस वाली साइड में कितने रुपए है, 200 रुपये से आप इसको रिकॉर्ड कर देंगे इस तरीके से 200 रुपीज़। चलिए जी नेक्स्ट ट्रांजेक्शन स्टूडेंट्स, देखो यूनिक सम है ना, बिल्कुल देखो टर्मोलॉजी काफ़ी डिफरेंट आ रही है। एक चेक है स्टूडेंट्स 200 रुपये का, ये क्या हुआ है, चेक रिकॉर्डेड इन द कैश बुक बट ओमिटेड टू बी सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन। अरे 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 अरे, चेक क्या है, कैश बुक के अंदर तो रिकॉर्ड कर दिया लेकिन आप क्या उसको बैंक में लेके ही नहीं गए। कितने रुपए का चेक, ये भी 200 रुपये का है। चलिए लिखिए, चेक रिकॉर्डेड इन कैश बुक, बस यूँ लिख लीजिए नॉट प्रेजेंटेड, आप इसको लेके ही नहीं गए किसमें, अपने बैंक में। किस लिए, ताकि आप इसको क्लियर करवा सके। कितने रुपए का था, 200 रुपये का। अब देखो स्टूडेंट्स इसमें ये क्या कहना चाहता है, देखिए आपको क्या मिला है, 200 रुपये का चेक मिला। आपको चेक मिला तो आपने अपनी बैंक बैलेंस 200 रुपये से आपका तो बढ़ गया, लेकिन पासबुक में तो अभी भी उतना है क्योंकि आप बैंक में तो लेके ही नहीं गए ना इस चेक को। तो अब पासबुक को किसके इक्वल करना है, आपको कैश बुक के इक्वल करना है। तो आप इसको क्या करेंगे जी, ऐड करेंगे, पॉजिटिव वाले आइटम में इसको रिकॉर्ड करेंगे। चलिए जी 200 रुपीज़ को इस साइड रिकॉर्ड कर दीजिए। चलिए अब नेक्स्ट ट्रांजेक्शन, अब की बार स्टूडेंट्स कहता है कि चेक डेबिटेड इन द पासबुक बट ओमिटेड टू बी रिकॉर्डेड इन द कैश बुक। अरे 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 अरे, सारे सवाल आज इसी तरीके से क्यों है। चेक डिपॉजिटेड इनटू कैश बुक, कैश बुक के अंदर तो चेक डिपॉजिट कर दिया बट ओमिटेड टू बी रिकॉर्डेड इन पासबुक। अरे पासबुक के अंदर एंट्री नहीं हो पाई इस बार, कैश बुक में तो होगी। अब देखो कैश बुक में एंट्री की तो कैश बुक तो आपकी बढ़ गई, उसके अंदर तो बैंक बैलेंस बढ़ा हुआ है। कितने रुपए का चेक था जी ये स्टूडेंट्स, आपका था ₹300, 300 रुपये का चेक था। 300 रुपये से आपकी कैश बुक बढ़ी हुई है। पासबुक के अंदर आप उसकी एंट्री करना भूल गए, वहाँ आपका बैलेंस अभी भी इतना है। पासबुक को किसके इक्वल लेके आना है, कैश बुक के। तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसको बढ़ाना पड़ेगा। तो 300 रुपये से स्टूडेंट्स आप क्या करेंगे, इसको इंक्रीज कर देंगे। चलिए जी लास्ट ट्रांजेक्शन स्टूडेंट्स, अब की बार कहता है चेक डिसऑनर्ड हो गया। ओहो 500 रुपये का चेक था स्टूडेंट्स और वो क्या हो गया, डिसऑनर्ड हो गया। अब स्टूडेंट्स अब देखिए चेक क्या हुआ है आपका, डिसऑनर्ड। देखो आपने तो चेक बैंक में भेज दिया था, जैसे ही आपने चेक बैंक में भेजा आपने अपनी कैश बुक के अंदर अपना बैंक बैलेंस 500 रुपये से बढ़ा दिया। लेकिन जब बैंक ने उसको क्लियर करवाने की कोशिश की तो वो चेक डिसऑनर्ड पाया, तो वो क्या कर पाए, आपके अकाउंट में उस अमाउंट को डिपॉजिट नहीं कर पाए 500 रुपये की। तो यहाँ बैलेंस इतना ही है पासबुक में, कैश बुक में बढ़ा हुआ है। तो अब क्या करना, पासबुक को कैश बुक के इक्वल लेके आना है। तो क्या करना पड़ेगा, आपको बढ़ाना पड़ेगा, इसको ऐड करना पड़ेगा। तो आप इसको 500 रुपये को पॉजिटिव वाली साइड क्या कर दीजिए, रिकॉर्ड कर दीजिए। बस अब दोनों साइड का आपको क्या करना है, टोटल करना है। टोटल करके चेक करेंगे क्या बैलेंस आया। तो स्टूडेंट्स टोटल हुआ जिसका जो साइड बड़ी है, देखो ये देखने में भी बड़ी लग रही है ये वाली साइड, इसका बैलेंस कितना हुआ आपका 20,200 रुपये। सेम आपका ये साइड आएगा 20,200 रुपये। चलिए जी आप 20,200 रुपये में से लेस करिए 500, 500, 1000, 1500, 1550 रुपये स्टूडेंट्स अगर आप लेस करते हैं 18,650 रुपये। तो ये बैलेंस आया स्टूडेंट्स आपका 18,650 रुपये। और ये क्या है बैलेंस, अगर यहाँ आपका बैलेंस एज पर पासबुक है तो ये आया स्टूडेंट्स आपका एज पर कैश बुक, एज पर कैश बुक। और ये बैलेंस किस साइड आया, पॉजिटिव वाले कॉलम में आया ना। तो ये क्या है आपका ओवरड्राफ्ट बैलेंस। ये कौन सा बैलेंस है स्टूडेंट्स, आपका ओवरड्राफ्ट बैलेंस। देखो यूनिक सा क्वेश्चन था, टर्मिनोलॉजी थोड़ी सी डिफरेंट थी, थोड़ी सी टफ थी, लेकिन थोड़ा सा आप ध्यान से इसको पढ़ेंगे समझेंगे तो बिल्कुल आसान है। रूल वही है, बस जिस आइटम को पॉजिटिव करना है, जिस आइटम को नेगेटिव कॉलम में लिखना है, उसका रूल बिल्कुल सेम है, बस आपको टर्मिनोलॉजी पता होनी चाहिए। चलिए इसको नोट डाउन कीजिए।
स्टूडेंट्स, अब तक हमने जो दो प्रैक्टिकल क्वेश्चंस को समझा उसमें हमेशा आपको ओवरड्राफ्ट बैलेंस यानी अनफेवरेबल बैलेंस बताया गया था पासबुक का, लेकिन इस बार एग्जामिनर कहता है कि आपको जो बैलेंस दिया गया है वो है फेवरेबल बैलेंस। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे जिस बैलेंस की बात की जा रही है वो है आपका फेवरेबल बैलेंस। किसका? एज पर पासबुक। तो पासबुक में फेवरेबल बैलेंस हो तब आपको कैसे बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनानी है ये आप सीखने वाले हैं। तो चलिए पहले नोट डाउन कीजिए। देखिए फेवरेबल बैलेंस कितना है जी पासबुक के हिसाब से? 50,000 रुपये। तो फेवरेबल बैलेंस को पॉजिटिव वाली साइड लिखेंगे। चलिए अब देखते हैं वो कौन सी सिचुएशन है, कारण है, कॉजेज है जिनकी वजह से हमारा कैश बुक और पासबुक का बैलेंस में डिफरेंस आया है। सबसे पहला स्टूडेंट्स, आपने क्या किया? चेक इशू किया। चेक इशू किया किसको किया? आपने किसी क्रेडिटर को, लेकिन अब तक वो उसने प्रेजेंट ही नहीं किया, वो उसको बैंक में लेके ही नहीं गया, नॉट प्रेजेंटेड इन दी बैंक। तो देखो अब इसको कैसे रिकॉर्ड करना है समझिए। चेक कितने रुपए का था? 25,000 रुपये का। देखो आपने जैसे ही चेक दिया तो आपने अपनी कैश बुक में से अपना बैलेंस 25,000 रुपये से कम कर दिया, लेकिन वो बैंक में गया ही नहीं। तो बैंक की पासबुक में बैलेंस कितना है? अभी भी इतना है। आपको पासबुक के हिसाब से क्वेश्चंस को क्या करना है? सोल्व करना है। तो पासबुक को किसके इक्वल लाना है? कैश बुक के इक्वल लाना है। तो क्या करना पड़ेगा? आपको इसको घटाना पड़ेगा, आपको डिक्रीज करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। तो माइनस वाली साइड आप कितनी अमाउंट लिखेंगे जी? 25,000 रुपये। चलिए स्टूडेंट्स नेक्स्ट, अब की बार स्टूडेंट कहता है कि आपने क्या किया? चेक तो कलेक्ट कर लिया, मतलब अब की बार आपको चेक मिला है, हमें चेक मिला है, फर्म को चेक मिला है। देखिए चेक कलेक्टेड बट नॉट सेंड टू द बैंक। हमने वो चेक तो ले लिया लेकिन अब तक उसको बैंक में नहीं भेजा, मतलब हम उसको बैंक में लेके ही नहीं गए उसको क्लियर करवाने के लिए। देखो स्टूडेंट, जैसे ही हमें चेक मिला होगा हमारे अकाउंटेंट ने क्या किया होगा? हमारी कैश बुक में इतने रुपए से बैलेंस बढ़ा दिया होगा। चेक कितने रुपए का है? 40,000 रुपये का, 40,000 रुपीज़ का। लेकिन हम बैंक में गए नहीं, पासबुक में बैलेंस कितना है? इतना है। पासबुक को किसके इक्वल लेके आना? कैश बुक के लाना है, तो इसको इंक्रीज करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा। तो बढ़ाने वाले आइटम में आप कितने रुपये रिकॉर्ड कर देंगे? 40,000 रुपीज़। चलिए जी स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट ट्रांजेक्शन। अब की बार स्टूडेंट्स क्या हुआ है? हमारे किसी डेटर ने अमाउंट डायरेक्टली डिपॉजिट करवा दी हमारे बैंक अकाउंट में। डायरेक्टली डिपॉजिटेड बाय डेटर इन दी बैंक। हमारे बैंक में कितने रुपए? रुपीज़ हैं जी ये आपके 10,000 रुपये। 10,000 रुपये सीधे हमारे बैंक में डिपॉजिट करवा दिए। डिपॉजिट करवा दिए तो हमारी पासबुक में हमारा बैलेंस कितने रुपए से बढ़ गया? 10,000 रुपये से। लेकिन हमें तो पता ही नहीं, उसने हमें तो पता ही नहीं, सीधे बैंक में जमा करवा दिए। कैश बुक में बैलेंस अभी भी इतना है, पासबुक में बढ़ के हो गया जी है 10,000 रुपये से हमारा इतना ऊंचा चला गया, हाइयर चला गया। अब हमें लेके जाना है इसको कैश बुक के बराबर लाना, तो हमें इसको घटाना पड़ेगा। तो आप माइनस वाली साइड आइटम में 10,000 रुपये से इसको रिकॉर्ड कर देंगे। स्टूडेंट्स केस नंबर नेक्स्ट, अब की बार क्या सिचुएशन आई जिसकी वजह से हमारी कैश बुक और पासबुक में डिफरेंस आया? देखो अब की बार स्टूडेंट्स क्या हुआ? बैंक ने क्या किया है? हमारी कोई इन्वेस्टमेंट थी, इन्वेस्टमेंट पे इंटरेस्ट क्या किया है? उसने कलेक्ट किया है, ठीक है। तो उसने क्या किया स्टूडेंट्स? इंटरेस्ट हमारे अकाउंट में क्या कर दिया? क्रेडिट कर दिया। इंटरेस्ट क्रेडिटेड इनटू और अकाउंट, हमारे बैंक अकाउंट में। किसने? हमारे बैंक ने। लेकिन हमें इस चीज़ का पता ही नहीं पता। तो देखो हमारी पासबुक के हिसाब से हमारा बैंक बैलेंस तो बढ़ गया। कितना इंटरेस्ट था? 5,000 रुपये, ठीक है। लेकिन हमारी कैश बुक में उतना ही, क्योंकि हमें तो पता ही नहीं। अब पासबुक को कैश बुक के इक्वल आना, तो हमें इसको क्या करना पड़ेगा? घटाना पड़ेगा। तो 5,000 रुपये से आप इसको क्या कर देंगे? लेस कर देंगे। चलिए जी 5,000 से ये कर दिया हमने इसको लेस। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन स्टूडेंट्स, अब की बार हमें क्या मिला है? डिविडेंड मिला है। डिविडेंड मिला है, हमने कहीं किसी कंपनी में इन्वेस्ट कर रखा था। तो डिविडेंड किसने रिसीव किया होगा? ऑब्वियस सी बात है हमारे बैंक ने रिसीव किया। तो डिविडेंड रिसीव्ड बाय बैंक। बैंक ने तो डिविडेंड रिसीव कर लिया, लेकिन हमें नहीं पता
तो इसी वजह से हमने उसको रिकॉर्ड नहीं किया, बट नॉट रिकॉर्डेड इन दी कैश बुक। हमने उसको कैश बुक, अरे बैंक हमें बताएगा ना, तभी तो हमें पता चलेगा, हमारे अकाउंटेंट तभी तो कैश बुक में ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करेगा। कितना डिविडेंड मिला है स्टूडेंट्स? आपको मिला है जी डिविडेंड 40,000 रुपये। तो देखो 40,000 रुपये का डिविडेंड आपके पास आया तो आपका बैंक बैलेंस 40,000 रुपये से बढ़ जाएगा। कैश हमारे अकाउंटेंट को पता नहीं, कैश बुक में बैंक बैलेंस उतना ही है यहाँ पे। अब आपको पासबुक को कैश बुक के इक्वल लाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसको घटाना पड़ेगा। तो आप कितने रुपए से लेस कर देंगे इसको? 40,000 रुपये से माइनस वाले कॉलम में इसको रिकॉर्ड कर देंगे। देखिए स्टूडेंट्स, बैंक ने अब ये इतनी सारी फैसिलिटी, बैंक हमारे लिए देखो कितनी मेहनत कर रहा है, इतने सारे काम कर रहा है, इसके बदले बैंक क्या लेगा? कुछ ना कुछ चार्जेस तो वसूलेगा, कुछ ना कुछ पैसे तो काटेगा ही। तो बैंक ने क्या किया, अब की बार कुछ चार्जेस वसूले हैं हमसे, बैंक चार्जेस के नाम से। किस नाम से? बैंक चार्जेस। कितने रुपए स्टूडेंट्स? ये है जी आपके 5,000 रुपीज़। तो हम बैंक ने क्या किया, पासबुक में से हमारा बैंक बैलेंस 5,000 रुपये से कम हो गया। हमें इस चीज़ का पता ही नहीं, हमारी कैश बुक तो अभी भी इतना बैलेंस शो कर रही है। पासबुक को किसके इक्वल लेके आना है आपको? कैश बुक के। तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसको बढ़ाना पड़ेगा। बढ़ाना पड़ेगा तो आप इसको रिकॉर्ड करेंगे पॉजिटिव वाली साइड। कितने रुपए से? 5,000 रुपये से। स्टूडेंट्स नेक्स्ट ट्रांजेक्शन देखो, इस बार बैंक ने क्या किया, हमारी क्लब की फीस पे की है। हमने बैंक को ऑथराइज कर रखा था, देख भाई मैंने एक क्लब ज्वाइन कर रखा है और जब भी क्या आएगा, क्लब वाले कोई फीस मांगे ना तो क्या करियो, मेरे बिहाफ, मेरे पीछे से पेमेंट कर दियो। ठीक है, बैंक ने कहा ओके। तो क्लब ने क्या किया, डिमांड की फीस की, बैंक ने उसकी पेमेंट की। तो बैंक पेड क्लब फीस। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि हमें नहीं बताया कि आपकी क्लब की फीस की पेमेंट हो चुकी। कितने रुपए थी? मान लीजिए कि वो थी 15,000 रुपये। तो देखो हमारी पासबुक में हमारा बैंक बैलेंस कितने रुपए से कम हो चुका है? 15,000 रुपये से। लेकिन हमारी कैश बुक तो अभी भी उतना बैलेंस दिखा रही है। पासबुक को किसके इक्वल लेके आना है? कैश बुक के। तो आपको लाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसको बढ़ाना पड़ेगा, इंक्रीज करना पड़ेगा। इंक्रीज करना है तो आप इसको पॉजिटिव वाली साइड में रिकॉर्ड कर देंगे 15,000 रुपये के नाम से। इस तरीके से स्टूडेंट्स आपने क्या करना है, इसको रिकॉर्ड कर देना है। चलिए जी, यहाँ स्टूडेंट्स आपकी सारी की सारी ये सिचुएशन, ये कारण, ये वो रीजंस थे जिनकी वजह से कैश बुक और पासबुक में क्या आ रहा था, आपके बैलेंस में डिफरेंस आ रहा था। अब एग्जामिनर कहता है देखो ये सारी सिचुएशन, अब मैंने तुम्हें बैलेंस दिया था तुम्हारी पासबुक का, अब तुम देखो तुम्हारी कैश बुक में क्या बैलेंस आ रहा है, अब तुम पता लगाओ। चलो पता लगाते हैं। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स टोटल कीजिए, कौन सी साइड बड़ी लग रही है आपको? मुझे तो ये लग रही है 50,000 प्लस 40 90,000 प्लस 20 1,10,000। इस साइड का टोटल आया जी हमारा 1,10,000 रुपये और ये साइड भी सेम 1,10,000 रुपये। अब देखो 1,10,000 रुपये में से स्टूडेंट्स इन 4 आइटम्स को क्या करना है, लेस करना है। 25 प्लस 5 30, 30 प्लस 10 40, 40 प्लस 40 80। तो 1,10,000 में से 80,000 लेस करेंगे तो आपका बैलेंस कितना आया? 30,000 रुपये, 30,000 रुपीज़। ये आ गया स्टूडेंट्स आपका बैलेंस। अब देखो ये क्या था, बैलेंस एज पर पासबुक। तो यहाँ आएगा स्टूडेंट्स बैलेंस एज पर कैश बुक। बस पहले तो तुम्हें लिखना है एज पर कैश बुक, फिर तुम्हें ये देखना है ये कौन सी साइड आया है, ये पॉजिटिव कॉलम में आया है नेगेटिव कॉलम में? नेगेटिव कॉलम में। अगर स्टूडेंट्स ये नेगेटिव कॉलम में आया है, नीचे ये जो नेगेटिव कॉलम है, ये कॉलम है जी आपका फेवरेबल वाला, तो आप लिखेंगे यहाँ पे बैलेंस एज पर कैश बुक। और ये कौन सा बैलेंस है आपका? फेवरेबल बैलेंस को हम कैश बुक के और क्या कह सकते हैं, इसको डेबिट बैलेंस भी हम कहते हैं। तो डेबिट बैलेंस हमारा अकॉर्डिंग टू कैश बुक कितना आया है? ये है जी आपका 30,000 रुपये। लेकिन हमारी जो पासबुक है वो कहती है जी हमारा बैलेंस कितना है? 50,000 रुपये। लेकिन हमारी कैश बुक कहती है हमारा बैलेंस कैश बुक के हिसाब से कितना होना चाहिए? 30,000 रुपये। तो ये जो डिफरेंस आ रहा है कैश बुक और पासबुक में, इसके कौन से कारण है? तो स्टूडेंट्स ये वो 7 रीजंस है, ये वो 7 कारण है जिनकी वजह से ये डिफरेंस आ रहा है। तो हमने क्या किया, हमारे जो ओनर है बिजनेस के, उनको ये बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाई और उसके थ्रू हमने क्या किया, ये वो 7 रीजंस हैं जिसकी वजह से हमारा डिफरेंस आ रहा है, हमने उनको प्रेजेंट किया, उनको दिखाया, उनको समझाया। तो स्टूडेंट्स यहाँ हमारा ये चैप्टर खत्म होता है।
आप क्या करें, इसके जितने भी आपको यहाँ पे प्रैक्टिकल समझाए गए हैं, आप अपनी कोई भी बुक लीजिए, कोई ज़रूरी नहीं है आप किसी भी ऑथर की बुक उठाइए। हमने आपको कंसेप्ट समझा लिया, कंसेप्ट बिल्डर कोर्स आपका कंप्लीट हुआ इस चैप्टर का। आप इन क्वेश्चंस को प्रैक्टिकल को क्या कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, बार बार इनको सोल्व कीजिए ताकि आपके माइंड में कंसेप्ट क्या हो जाए, फिट हो जाए। तो स्टूडेंट्स यहाँ हमारा चैप्टर ये खत्म होता है। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, आपके कोई क्वेश्चंस हो, कोई सजेशंस हो तो कमेंट में बताइए, और चैप्टर आपको लेक्चर पसंद आए तो इसको लाइक जरूर कीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच।